रक्षा मंत्रालय ने तेजस फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी डील फाइनल की है। रक्षा मंत्रालय ने आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस फाइटर जेट बनाने का ऑर्डर दे दिया है। सरकार ने इसके लिए HAL के साथ 62,370 करोड़ रुपए की डील साइन की है। इन 97 LCA मार्क 1A विमानों में 68 सिंगल सीटर फाइटर जेट और 29 डबल सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इन विमानों की डिलीवरी 2027-28 से शुरू होगी और 6 सालों में पूरी की जाएगी। और HAL के साथ डील को लेकर कंपनी के CMD डॉक्टर DK सुनील से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। ये है तेजस एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप। दरअसल ये जो है ना, जब जंग के मैदान में होता है तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है, असल में जब होता है तो। अब इसी तेजस एयरक्राफ्ट के जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A, ऐसे 97 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स खरीदेगा। और इसके लिए आज इंडियन एयरफोर्स ने, रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ करार किया है। ये करार कितना अहम है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं खुद HAL के CMD डॉक्टर सुनील सर। सर, आपका स्वागत हमारे CMD की आवाज में। ये बहुत लंबे समय से इसकी चर्चा हो रही थी, इंतजार था, और अब आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। कितनी बड़ी बात है HAL के लिए? बहुत बड़ी बात है, काफी दिनों से चल रहा था और हमारे लिए ये बहुत बड़े वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं कि भारत सरकार ने हम पे किया है कि कुल मिला के 180 तेजस मार्क 1 अल्फा बनेंगे। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो 180 कह रहे हैं, लेकिन मैं रिलीज में करा था 97 था। ये तो 97 है, पुराने जो 83 थे, कुल मिला के 180 हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये हमारे जो पूरा इकोसिस्टम है और हमारे जो भी पार्टनर्स हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। और ये आगे बढ़कर ये एयरक्राफ्ट आप देखेंगे कि बहुत ही और तादाद में इसके बनेंगे। इसके लिए 21 में एग्रीमेंट किया गया था, उससे कैसे एडवांस होगा ये? नहीं, देखिए, इसमें जो है मैंडेट है कि 70% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए। जैसे पहले वाला था कि 50 और 60 के बीच में, और ये है 70% हमको करना ही है। तो इसमें जैसे उत्तम रडार कंपलसरी है, उत्तम रडार है, और स्वयं रक्षक कवच जो है, EW स्वीट है, और काफी नए आइटम्स आएंगे। तो अगर आप फाइटर वर्जन लेंगे तो आज के दिन इसमें फॉरेन रडार है, बट ये इंडिजिनस रडार आ जाएगा और EW आएगा। तो ये जितने भी 97 है, इसमें 70% इंडिजिनस कंटेंट होगा। इसमें करीब 62,370 करोड़ रुपए का ये पूरी डील है। इसमें अगर कोई आपने टाइमलाइन फिक्स कर रखी है, कब से डिलीवरी देना शुरू करेंगे, कितने साल के भीतर इस पूरी डिलीवरी हो जाएगी 97 एयरक्राफ्ट की? देखिए, ये 2 साल में पहले हम एयरक्राफ्ट देंगे, फाइटर देंगे, और उसके बाद ट्रेनर बाद में। बिकॉज ट्रेनर में अभी 83 वाले हैं, उसमें रडार मैकेनिकल स्टीयर रडार है, तो हमको ये ऐसा रडार लगाना पड़ेगा। उसमें थोड़ा डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी है, तो ये बाद में आएंगे। पहले फाइटर से शुरू होगा, और पैरेलली जैसे हमारे 83 बनते जाएंगे तो ये 27-28 से इसका पहले 1-2 एयरक्राफ्ट देंगे और पैरेलल में शुरू होगा। डिलीवरी स्टार्ट होंगे तो 2030 33 में हो जाएगा। इसमें चूंकि एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, वो होता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। तो उसको लेकर क्या असेसमेंट है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ये? देखिए, ये एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली HAL में नहीं होगा, बट हमारे जितने भी कंपोनेंट सप्लायर्स है, पार्ट सप्लायर्स है। क्योंकि मैं रिलीज में देख रहा था कि पर ईयर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन जो है 6 ईयर में 11,750 का डेटा दे रखा था। हाँ, तो जितने भी हमारे करीब 2,500 तक हमारे छोटे बड़े वेंडर्स हैं। बड़े विंग बनाने, L&T जैसे कंपनी से लेके छोटे से छोटे MSME भी है। तो इन सब में इसका डेफिनेटली
ये जनरेशन होगा, ये नंबर होगा। तो ये पूरा जो रक्षा मंत्री ने भी कई बार कहा, और इस साल को पूरे रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता की तरफ और मेक इन इंडिया की तरफ एक फोकस किया है, तो उसका एक बड़ा प्रमाण कहा जाए इसको। हाँ जी, ये देखिए जब 83 हुआ था, और 83 अभी तो आप देख रहे हैं कि हमारे ऑलरेडी 10 एयरक्राफ्ट रेडी हैं और इंजन भी, तीसरा इंजन आ गया, तो अभी वो काफी हद तक वो अब स्टेबलाइज हो रहा है और हमारे एयरक्राफ्ट डिविजन्स में बन रहे हैं। तो ये करेक्ट मौका है कि अगला जो 97 भी अगर ऑर्डर मिल गया हमको, तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स है, वेंडर्स है, इनका सब फैक्ट्री कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, वरना रुक जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। जैसे इंजन में हुआ था कि बीच में रुकावट आ गई तो उसने लाइन बंद कर दिया। तो अब हमने 97 के लिए ऑलरेडी ऑर्डर फाइनलाइज कर चुके हैं हम लोग इंजन का, तो वो अभी साइन हो जाएगा। कब तक साइन होने को उम्मीद है? अब ये महीने में हो जाएगा, बिकॉज फाइनल नेगोशिएशन सब कुछ हो गया है। अब इसकी ये ऑर्डर आते ही हम जी के साथ भी 113 इंजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें। तो ये जो सप्लाई चेन को कंटिन्यूअस फंक्शन में रखना है, उसके लिए अगर ऑर्डर पे ऑर्डर आए तो ये जो सप्लाई चेन है ये चलता रहेगा, ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का मंत्र दिया। उन्होंने कारोबारियों से कहा कि हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं, इसलिए अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो। उन्होंने कहा कि भारत को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है, भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। इन डिसरप्शन के बीच आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है, और इसमें भी हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में आगे भी कटौती के संकेत दिए हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक मजबूती बढ़ने के साथ लोगों पर आगे भी टैक्स का बोझ घटेगा। जीएसटी सुधारों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। हम यही नहीं रुकने वाले। 2017 में हम जीएसटी लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया, और 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे। और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी, टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। और आज आवाज अड्डा में हम चर्चा कर रहे हैं गर्व से कहो ये स्वदेशी है। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी पर बाजार में बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 556 पॉइंट गिरा, निफ्टी 166 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी काफी प्रेशर रहा। मार्केट डिटेल बता रही हैं कंचल नौटियाल।
तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन, अगर आज बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो लगातार पांचवा ऐसा सत्र है जहां पे बाजार में हमें गिरावट का जो सामना है वो करना पड़ा है। इस टाइम पे अगर निफ्टी की बात करी जाए तो देखिए करीबन 0.5% की गिरावट यहां पे देखने को मिली है। इनफैक्ट स्मॉल कैप, मिड कैप, बैंकिंग शेयर्स में भी जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर ऑटो शेयर्स की बात करें तो वहां पे भी जो गिरावट का सिलसिला है वो हमें देखने को मिला है। जो मेजर लेवल था 25,000 का, आज निफ्टी उसको तोड़ के 24,890 के आसपास आके बंद हुआ है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट की ब्रेथ की भी बात करी जाए तो वहां पे भी जो प्रेशर है वो बनता हुआ नजर आया है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख लेते हैं किस तरीके का रहा है। इस टाइम पे अगर निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो इनफैक्ट पूरा ही जो डिफेंस पैक था आज थोड़ा सा बजिंग था, अच्छे खासे गेन्स हमें देखने को मिले थे। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2% का इजाफा, हीरो मोटोकॉर्प करीबन 1.5%, एक्सिस बैंक 1% और हिंडाल्को में करीबन 0.5% की मजबूती देखने को मिली है। अब बात करी जाए लूजिंग पॉकेट की तो ट्रेंड में यहाँ पे करीबन 4% की गिरावट रही है। पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स और टाटा कंसल्टेंसी, इनफैक्ट पूरा ही आईटी पैक जो है वो प्रेशर में बना हुआ था। मिड कैप के महारथी की तरफ अगर नजर डाली जाए तो आइए सबसे पहले देखते हैं मेटल पैक में आज अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले थे। काफी सारी ग्लोबल न्यूज है, सप्लाई डिमांड को लेके जो चीजें चल रही है उसके चलते यहाँ पे एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। ऑयल एंड गैस में भी अच्छी खासी तेजी, कोचिन शिपयार्ड, भारतीय हेक्साकॉम करीबन 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में बात कर लेते हैं, रियलिटी पैक में डेफिनेटली आज एक प्रेशर बाउंड अप हुआ है। इसके अलावा ABRFL में करीबन 5% की गिरावट, कल्याण ज्वेलर्स, गोदरेज प्रॉपर्टी और एस्ट्रल भी करीब 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लेकिन लगातार पांचवा सत्र जहां पे बियर्स का जो जोश है वो हायर नोट पे रहा है। और टाटा मोटर्स के शेयर में आज 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। क्या है वजह और टाटा मोटर्स को JLR से कैसे लगेगा झटका, बता रहे हैं यतीन मोता। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो सबसे बड़ा बिजनेस इनको इंडिया के बाहर JLR से आता है। करीब 80% से ज़्यादा ये रेवेन्यूज़ को कंट्रीब्यूट करता है और यहाँ एक 20,000 करोड़ से ज़्यादा का झटका आपको लगता हुआ नज़र पड़ रहा है। 31 अगस्त को JLR ने पब्लिकली कहा कि उनकी फैसिलिटीज़ पे साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक तो हुआ ही है, लेकिन ये जो साइबर अटैक हुआ है वो रैंसमवेयर है। इसका मतलब ये है कि जो साइबर अटैक करने वाली पार्टीज़ हैं वो पूरे सिस्टम को लॉक कर देती हैं, उनको हैक कर लेती हैं और उसके अनलॉकिंग के एवज में फिरौती मांगती हैं, एक बड़ा अमाउंट मांगती हैं। ऑब्वियसली अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर्स की बात करें या जिस तरीके से उनके प्लांट्स कनेक्टेड होते हैं, वो सिस्टम में इतने सारे ज़्यादा नुकसान हो गए हैं कि उसको रिवाइव करना काफ़ी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए न्यूज़ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि करीब 20,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान शायद JLR को झेलना पड़े इस साइबर अटैक के चलते। ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात यह है और स्टॉक इसीलिए प्रेशर में है टाटा मोटर्स का, क्योंकि कोई प्रकार का इंश्योरेंस कवर इस साइबर अटैक का कवरेज नहीं है। तो पूरा का पूरा जो 2 बिलियन पाउंड का जो दिक्कत है, जो असर है, वो शायद कंपनी को खुद को ही झेलना पड़े। हालांकि कंपनी के बयान के हिसाब से उनको लगता है कि कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, कैश फ्लो काफ़ी मजबूत है और कहीं ना कहीं वो 1 अक्टूबर के बाद प्लांट शुरू कर लेंगे मिनिमम नुकसान के साथ। तो हाँ, टाटा मोटर्स का शेयर नुकसान झेल रहा है और कंटिन्यूस 31 अगस्त से कंपनी हर 15 दिन में एक अपडेट देती है कि वो प्लांट को रिवाइव नहीं कर पाए हैं, प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। देखते हैं 1 अक्टूबर से जो उन्होंने डेट दी है, क्या प्रोडक्शन JLR के प्लांट्स में शुरू हो जाएगा फिर से कि नहीं, क्योंकि वही तय करेगा आगे उसके स्टॉक की ट्रेजेक्टरी। तो जगुआर लैंड रोवर साइबर हमले से टाटा मोटर्स की मुश्किलें बढ़ी है। JLR का कैसे और कब हुआ ये साइबर अटैक, बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, इस अटैक के बारे में ना तो JLR की तरफ से और ना ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से बहुत ज़्यादा जानकारी आई है, लेकिन जितना हम जानते हैं इस बात की संभावना है कि एक टीन हैकर ग्रुप है जो इसके पीछे हो सकता है। BBC की रिपोर्ट की माने तो स्कैटर्ड लैप्सेस हंटर्स नाम का एक ग्रुप है जिसने ये दावा किया है कि वो इसके पीछे है। जो इस ग्रुप के बारे में अब तक जानते हैं कि युवा साइबर अपराधी इसमें शामिल हैं। कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनका एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है ये, और इससे पहले भी वो इस तरह की जो वारदात हैं वो अंजाम दे चुके हैं। इस ग्रुप ने टेलीग्राम पर JLR के इंटरनल नेटवर्क के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए और साथ ही धमकी भी दी है इस डेटा को ट्रेड करने की। तरीका क्या हो सकता है, तो जो
अब तक की जानकारी है या तो फिशिंग के जरिए या सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, विजिंग के जरिए वो एंट्री ली गई होगी इंटरनेट नेटवर्क में JLR के, इस बात की संभावना है। इस ग्रुप का जो इतिहास रहा है, ये रैंसमवेयर एज ए सर्विस चलाता है, यानी कि जो चुराया हुआ डेटा है उसकी या तो ट्रेडिंग की जाती है या फिर इसके बदले में एक्सटॉर्शन किया जाता है, और इस बात की संभावना है कि एक्सटॉर्शन की कोशिशें अभी भी चल रही होंगी JLR के साथ। इससे पहले भी इस ग्रुप ने यूके के कई सारे रिटेल कंपनियां जिसमें कि मार्क्स एंड स्पेंसर शामिल है को निशाना बनाया है साइबर अटैक को लेकर। इसके बारे में इस पर्टिकुलर अटैक के बारे में जितना जानते हैं कि JLR ने सबसे पहले अपने IT सिस्टम में जब घुसपैठ का पता किया तो तुरंत अपने सारे सिस्टम्स बंद किए ताकि नुकसान कम से कम हो सके। कस्टमर डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है नहीं, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन सेल्स, रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्शन इन सभी की लाइनों को रोका गया। कंपनी ने कहा कि ग्राहक डेटा का सबूत नहीं है कि वो चोरी हुआ है, लेकिन कुछ डेटा ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो कौन सा है ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन चूंकि एक पूरा कनेक्टेड सिस्टम है, IT-OT सिस्टम के बीच क्रॉसओवर जो है वो एक बड़ा खतरा बन के उभरा है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, लॉजिस्टिक्स और सप्लायर पोर्टल सब कुछ बाधित हुआ है, तो हम मान सकते हैं कि जो डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है वो बहुत बड़ा है, और आगे जो फॉरेंसिक जांच होगी, इसकी साइबर जांच होगी, तो इसकी डिटेल सामने आएगी। प्राइवेट हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस पर कमीशन घटा सकती हैं। CNBC TV 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कमीशन में 5 से 8% तक की कटौती संभव है। ज्यादा डिटेल्स बता रहे हैं यश जैन। तो कल हमने बात की थी किस तरह इंश्योरेंस रेगुलेटर ये चाहता था कि कमीशंस जो पॉलिसीज़ पे किए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और उन्हें कम करने की ज़रूरत है। उसी दिशा में पर एक सेपरेट इशू पे इंडस्ट्री भी अभी ये देख रही है कि किस तरह जो कमीशंस पे करती है उसमें कटौती की जाए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो GST चेंजेस आए, जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पे GST 18% से कम होकर एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी होल्डर्स को सारी कंपनियों ने पूरा बेनिफिट दिया है, पूरा 18% का बेनिफिट दिया है, पर इसका मतलब ये होता है कि कंपनीज को खुद के बुक्स पे 5 से 8% का एडिशनल एक्सपेंसेस लेना पड़ रहा है, क्योंकि ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। अभी ये जो बेनिफिट है, ये जो कॉस्ट एडिशनली इंश्योरेंस कंपनीज को लेना पड़ रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज ये देख रही है कि कैसे ये कॉस्ट का बर्डन एग्रीगेटर्स, बैंक्स और इंडिविजुअल एजेंट्स के साथ शेयर किया जाए। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि सबसे ज़्यादा जो कमीशन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर में से जिसको सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है वो है वेब एग्रीगेटर्स। तो सबसे ज़्यादा जो कमीशन की कटौती होगी उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो वेब एग्रीगेटर्स को जो दिया जाता है, जैसे पॉलिसी बाजार है, उनको जो कमीशन दिया जाता है सबसे ज़्यादा कटौती वहाँ देखी जा सकती है। हमारे सूत्रों के अनुसार तकरीबन 5 से 8% की कमीशन पे कटौती हो सकती है। ये वो कमीशन है जो इंश्योरेंस कंपनीज वेब एग्रीगेटर्स को पॉलिसी बेचने के लिए देती है। इसमें 5 से 8% की कटौती हो सकती है। जो चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर्स है सारे लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज के, कुछ दिनों से ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से ये डिसीजन लिया जाए और कितना जल्द ये डिसीजन लिया जाए, और ये डिसीजन कलेक्टिवली हमें बताया गया अपने सूत्रों से काफ़ी जल्द डिस्ट्रीब्यूटर्स को कम्युनिकेट किया जाएगा, जिसका मतलब है 5 से 8% की कमीशन इनकम कम की जाएगी वेब एग्रीगेटर्स के लिए। ऑल्सो हमें जो पता चला है वो ये है कि ये जो कॉस्ट बर्डन है, अगर कंपनीज को 18% का एडवांटेज पॉलिसी होल्डर्स को देना है तो ये कॉस्ट शेयरिंग एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना एक डिफ़िकल्ट मॉडल बन सकता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। कितना बड़ा है पॉलिसी बाजार के लिए? 20% ऑफ द रेवेन्यू टॉप लाइन पॉलिसी बाजार का हेल्थ बिजनेस से आता है, 60% ऑफ द वैल्यू पॉलिसी बाजार का हेल्थ बिजनेस से आता है, और यहाँ पे कमी होना मतलब टॉप लाइन पे इम्पैक्ट बिल्कुल आ सकता है फॉर कंपनीज लाइक पॉलिसी बाजार। हमने कंपनी को लिखा भी है इस रिलेशन में, पर एक रिस्पॉन्स पॉलिसी बाजार से अभी भी अवेटेड है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इनकम टैक्स विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है।
टैक्स प्रोफेशनल्स कई दिनों से आखिरी तारीख को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अहमदाबाद में प्राचीन गरबा ढोलकी का आयोजन शुरू हो गया है। गरबा पंडाल में बम्बू फॉरेस्ट से रास्ता बनता है और माता जी की मांडवी से एंट्री होती है। इस गरबा में सिर्फ ढोलकी और शहनाई की धुन पर ही नृत्य किया जाता है। डीजे या दूसरे इंस्ट्रूमेंट का कोई इस्तेमाल नहीं होता। इस गरबा ढोलकी की खूबी क्या है, बता रहे हैं गरबा ग्राउंड से हमारे संवाददाता केतन जोशी। मेरे पीछे जो आप गरबा होते देख रहे हैं वो कुछ अनोखे हैं। क्यों अनोखे हैं, आइए हम आयोजक से बात करते हैं। दूसरे गरबा में और इसमें क्या अंतर है? अभी आपने देखा हुआ कि अहमदाबाद में काफी डीजे सिस्टम चल रहा है, काफी मोस्ट ऑफ गरबा डीजे सिस्टम में चलते हैं। तो हमारा अलग ऐसा है कि हम ढोल सेने का कॉन्सेप्ट ला रहे वापस। जैसे पुरानी संस्कृति में ढोल सेने का बहुत इंपॉर्टेंस था, एक ही बीट पे एक ही स्टेप पे लोग गरबे गाते थे, वही संस्कृति हम वापस ला रहे ढोलकी के माध्यम से। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा जो एम्बियंस भी होगा उसमें हम बाम्बो का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, और जो भी लाइट थीम हो या बाम्बो का कॉन्सेप्ट हो, सारा पुरानी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसमें थोड़ा मॉडर्न टच लाके हम वापस ला रहे हैं। आइए हम खेलैया से बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है, क्यों आप अर्वाचीन गरबा छोड़कर ये प्राचीन गरबा में आए? ये हमारे ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा वाइब है, डेकोरेशन है, म्यूजिक है, बहुत ही अच्छा गुड वाइब दे रहा है। तो आपको इस तरह के गरबा है वो भी अहमदाबाद में अलग अलग जगह पर देखने को मिलेंगे, यानी कि जो प्राचीन गरबा है वो संस्कृति वापस आपको देखने को मिलेगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए खबरों पर अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज के सोशल मीडिया हैंडल से। नमस्कार।